नमस्कार। अजंता गुफा पार्ट 1 हम देख चुके हैं, जिसमें हमने ये बताया कि अजंता गुफा का निर्माण कब हुआ और ये किन शासकों के समय में हुआ। इनकी जो गणना की जाती है, इनमें कितनी गुफाएं हैं और इनकी गणना जो है वो किस दिशा से की जाती है, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। इन सभी बातों की जानकारी के बाद अब हम पार्ट नंबर 2 में देखते हैं कि अजंता की जो गुफा चित्रकारी की गई है उसकी प्राविधि और तकनीकी क्या है, उसमें किस तकनीकी का प्रयोग किया गया है या किस प्राविधि का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पहली हेडिंग, प्राविधि एवं तकनीकी। किसकी प्राविधि एवं तकनीकी है? अजंता की गुफा की। इसके चित्रों के निर्माण की प्राविधि एवं तकनीकी क्या है, इस बात को हम देखते हैं। हेडिंग डालिए, प्राविधि एवं तकनीकी एवं तकनीकी। प्राविधि एवं तकनीकी में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अजंता की गुफा में जो चित्रकारी की गई है, इसकी चित्रकारी के लिए जिस धरातल का प्रयोग किया गया है, इस धरातल को पहले पूर्ण रूप से तैयार किया जाता था और इस धरातल को तैयार करने के लिए इसमें धान की पिसी हुई भूसी का प्रयोग किया जाता था। किसका? धान की भूसी पीस के इसको बारीक पीस दिया जाता था, प्लस उड़द की दाल, उड़द की दाल, और इसी में अलसी का तेल मिलाया जाता था। किसका? अलसी का तेल। इन तीनों मिक्सचर का प्रयोग करके इसे महीनों भर रख दिया जाता था और महीनों भर रखने के बाद इसकी जो धरातल होता था उस पर इसकी 1 इंच या 0.75 इंच की मोटी परत लगा दी जाती थी, कि मोटी परत लगाई जाती थी, मोटी परत बनाई जाती थी। इसके बाद ये जो धरातल तैयार होता था, इस पर एक चूने की एक परत लगाई जाती थी। किसकी परत? चूने की परत। इसके बाद ये जो धरातल तैयार हुआ, इस पर चूने की एक परत लगाई जाती थी और इस परत की जो मोटाई थी, इस परत की मोटाई जो थी कितनी थी? अंडे के छिलके के बराबर। अंडे के छिलके के बराबर, इसके बराबर ये जो मोटाई थी। अब ये सफ़ेद धरातल तैयार हो गया। अब इस सफ़ेद धरातल पर लाल रंग से रेखांकन किया जाता था। इसके ऊपर लाल रंग से रेखांकन, लाल रंग से रेखांकन किया जाता था। लाल रंग से रेखांकन का तात्पर्य जो आकृति बनाई नहीं होती थी उसका एक किनारा बनाया जाता था, उसका मतलब एक दृश्य बनाया जाता था लाल रंग से। अब उसमें स्थानीय रंगों का प्रयोग किया जाता था। उसमें स्थानीय रंगों का प्रयोग किया जाता था। उसमें स्थानीय रंगों का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद ये चित्र आकृति तैयार होती थी। इसके बारे में कुछ विद्वानों का कथन है। ईवी हैबल का कथन है। ईवी हैबल का कथन ये है कि अजंता में जब चित्र पूर्ण हो जाते थे, जब इसमें चित्र की एक रूपरेखा तैयार हो जाती थी, तब इसमें जो चित्र होते थे उनका उभार दिखाने के लिए, उनमें प्रकाश दिखाने के लिए टेम्परा रंगों का प्रयोग किया जाता था। ईवी हैबल का कथन है कि अजंता के चित्रों में प्रकाश या उभार दिखाने के लिए टेम्परा रंगों का प्रयोग किया जाता था। टेम्परा रंग का प्रयोग किया जाता था। लेकिन वहीं पर कुछ अन्य विद्वानों का मत भी है, जैसे लेडी हरिंघम। इनका मानना यह है कि जब अजंता के चित्र तैयार हो जाते थे तो इसमें एक रंग होते थे टेराव रंग, जिसे गंदा रंग कहा जाता है। टेराव रंग
टेराव या गंदा रंग का प्रयोग किया जाता था, या धुंधला रंग, मटमैला रंग का प्रयोग किया जाता था। और इसके बाद उस पर स्थानीय रंग का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद स्थानीय रंग का प्रयोग किया जाता था। स्थानीय रंग का प्रयोग होता था। तथा बीच बीच में ये जो लाल रंग से रेखांकन किया गया था उसको हल्का हल्का मतलब हल्का कर दिया जाता था, जिससे ये रंग भी दिखाई दिया जाए, जिससे इस रंग का भी झलकता हुआ प्रभाव दिखाई दे। और अंत में जो इसका जो बॉर्डर होता था, इसका बॉर्डर काले रंग से किया जाता था। काले रंग से सीमा रेखा दिखाई जाती थी। सीमा रेखा दिखाई जाती थी। चित्रों में गोलाई दिखाने एवं निश्चित आकार प्रदान करने के लिए काले रंग या विरोधी रंग का ही प्रयोग किया जाता था। अर्थात जो चित्र का ये सीमा रेखांकन हुआ, काले रंग या कोई भी विरोधी रंग हुआ, उस विरोधी रंग का प्रयोग किया जाता था। ग्राफिक्स महोदय का कथन है, ग्राफिक्स महोदय का विचार है या उनका कथन है कि अजंता में जो चित्रण की विधाएं थी वो दो थी, अर्थात इसमें मिश्रित माध्यम का प्रयोग किया गया। अजंता में चित्रण की दो विधाएं उपयोग में लाई गई। दो विधाएं उपयोग में लाई गई। पहली बात आप ये ध्यान रख लीजिए कि अजंता के जो चित्रण का विधान था वो मिश्रित माध्यम था। माध्यम कैसा था, यहीं पर आप इसको लिख लीजिए, दो विधाएं यानी मिश्रित माध्यम। माध्यम मिश्रित था। अजंता में चित्रण का जो माध्यम था वो कैसा था, मिश्रित था। इसके आगे देखिए, इसमें वरीयता के रंगों का प्रयोग किया गया। सबसे पहले देखिए टेम्परा। अब टेम्परा क्या होता था, बंधक पदार्थों के माध्यम से सूखे धरातल पर इस माध्यम का प्रयोग किया जाता था। बंधक पदार्थ इसमें मिलाए जाते थे। बंधक पदार्थों के माध्यम से, बंधक पदार्थों के माध्यम से सूखे धरातल पर इस माध्यम का प्रयोग किया जाता था। का प्रयोग होता था। प्रयोग होता था। अब ये देखिए, जब सूखे धरातल पर जब प्रयोग किया जाता था तो उसको फ्रेस्को सूखे कहते, सेक्को कहते। जब दीवार जो होती थी जब वो सूख जाती थी, उसके बाद जब उस पर चित्रकारी की जाती थी तो उसे क्या कहते हैं, फ्रेस्को सेक्को। इसके बाद देखिए एक होता था फ्रेस्को बूनो। फ्रेस्को बूनो, इस माध्यम में ताजी भित्ति, यहाँ पे भित्ति कैसी होती थी, ताजी, और ताजी भित्ति पर तूलिका के माध्यम से रंग लगाए जाते थे। तूलिका के माध्यम से, तूलिका के माध्यम से रंग लगाए जाते थे। इसे फ्रेस्को बूनो कहते हैं। अब यहाँ पर एक नोट लिख लीजिए कि अजंता के जो भित्ति चित्र हैं, अजंता के जो भित्ति चित्र हैं, इसका जो माध्यम है ये मिस्र के भित्ति चित्रों से साम्यता रखता है। अजंता के भित्ति चित्र किससे साम्यता रखते हैं, अजंता के भित्ति चित्र मिस्र के भित्ति चित्रों से साम्यता रखते हैं, साम्यता रखते हैं। और वहीं जयपुर के भित्ति चित्र, जयपुर के
जयपुर के भित्ति चित्र इटली के भित्ति चित्रों से साम्यता रखते हैं। इटली के भित्ति चित्रों से साम्यता रखते हैं। इन बातों को आप लोग याद रखिएगा कि अजंता के जो भित्ति चित्र हैं इनकी साम्यता किन भित्ति चित्रों से है, तो ये मिस्र के, और जो जयपुर के हैं वो कहाँ से, इटली से। अब देखिए अजंता का वर्ण विधान। अजंता में जो वर्ण प्रयोग किए गए उनका क्या विधान था, तो अजंता में खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। किसका, खनिज रंगों का। अब खनिज रंगों का प्रयोग क्यों किया गया है, इसका रीज़न यह है कि जो इसकी एक चूने की एक परत लगाई जाती थी, पतली परत, जो लगभग अंडे के छिलके की मोटाई के बराबर मोटी होती थी, इसका क्षारात्मक जो प्रभाव होता है वो नष्ट ना हो जाए, इसलिए खनिज रंगों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। और इन खनिज रंगों में कौन कौन से रंग थे, रंग लाल लाल पीले भूरे रंग, लाल पीले भूरे रंग बहुतायत में प्रयोग किए गए, बहुतायत में प्रयोग किए गए। इसके बाद अन्य रंग भी प्रयोग किए गए। साथ ही साथ अगर हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें सफ़ेद रंग, हरे, काले एवं नीले रंगों का प्रयोग किया गया। नीले रंग का प्रयोग किया गया। अभी देखिए इन रंगों की कुछ विशेषता थी। ये जो रंग प्रयोग किए गए इनमें जैसे कि इन रंगों को क्या कहा जाता था, इनके एक अन्य नाम भी फेमस है। ये भी कला के परीक्षाओं में पूछा जाता है, डीजीटी में पूछा जाता है। तो देख लेते हैं इन रंग में कौन कौन से हैं, ये कहाँ से ये रंग प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले लिखिए आप सफ़ेद रंग। नंबर पहला सफ़ेद रंग, ये अपारदर्शी होता था। ये अपारदर्शी ओपेक रंग था। यह खड़िया या चूना पत्थर से प्राप्त होता था, और प्राप्त खड़िया या चूना पत्थर से यह रंग प्राप्त होता था। और दूसरा रंग लिखिए पीला। यह है प्योरी से प्राप्त संखिया की भस्म। से यहाँ पर लाल रंग या भूरा रंग जो था ये लोहे के खनिज रंग हैं, लोहे के खनिज रंग थे। यहाँ पर देखिए नीला रंग लिखिए, ये इम्पोर्टेंट है। कौन सा रंग, नीला रंग। यह रंग अजंता में विशिष्ट रूप से प्रयोग किया गया है। अजंता में विशिष्टता के साथ प्रयोग किया गया है। विशिष्टता के साथ प्रयोग हुआ है, के साथ प्रयोग है। और इसमें जो होती दूसरी गुफा में 6ठी सदी में किया गया। ये दूसरी गुफा नंबर 2 में, ये दूसरी गुफा में छठी सदी में और इससे भी पहले ये जो थी बाघ गुफा 4ठी या 5वीं सदी में प्रयोग की गई है। इस रंग को लेपिस लाजुली कहा जाता था। लेपिस लाजुली
जो नीला रंग था इसे क्या कहा जाता था? लेपिस लाजुली। इसे ईरान से आयातित किया जाता था। कुछ विद्वानों का कथन है कि इसे अफगानिस्तान से भी मंगाया जाता था, और अफगानिस्तान में एक जगह है बदरस्का, वहाँ से प्राप्त किया जाता था। यहाँ पर एक बात और लिख लीजिए, टिप्पणी में या नोट लिख लीजिए, ये जो नीला रंग है ना, ये जोगीमारा और श्रीलंका में एक गुफा स्थित है सिगरिया, इन दोनों जगहों पर इन रंगों का प्रयोग, नीले रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। नीले रंग का प्रयोग, नीले रंग या लेपिस लाजुली, इसे क्या कहा जाता है? लेपिस लाजुली। नीले रंग का प्रयोग जोगीमारा तथा सिगरिया गुफाओं में नहीं किया गया है, तथा सिगरिया गुफाओं में नहीं है। अब हम लोगों ने क्या देख लिया कि जो नीला रंग है इसे क्या कहा जाता था? लेपिस लाजुली। इसे कहाँ से आयातित किया जाता था? ईरान से। कुछ विद्वान ये भी बताते हैं कि इसे अफगानिस्तान से भी मंगाया जाता था। अफगानिस्तान में एक जगह है बदस्का, वहाँ से मंगाने का उल्लेख मिलता है। लेकिन जो नीला रंग है इसे जो जोगीमारा गुफा है या श्रीलंका में गुफा स्थित सिगरिया है, इन दोनों जगहों पर इस रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है। अजंता में इस रंग का प्रयोग लगभग 6वीं सदी में दूसरी गुफा में विशिष्टता के साथ प्रयोग किया गया है। और इससे भी पहले उल्लेख मिलता है बाघ, मध्य प्रदेश के धार जिले में एक गुफा स्थित है बाघ गुफा, वहाँ पर लगभग 4वीं या 5वीं सदी में इस रंग के प्रयोग का उल्लेख मिलता है। इसके बाद आप लिखिए 5वां हरा रंग। हरा रंग ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी खनिज रंग है। ये किससे प्राप्त किया जाता है? स्थानीय पत्थर से। और ये किसका है? तांबे का खनिज रंग। तांबे का खनिज रंग है। हरा रंग जो है तांबे का खनिज रंग है। इसे टेरावर्ट नाम से जाना जाता है। किससे? टेरावर्ट। टेरावर्ट नाम से जाना जाता है। और इस हरे रंग का प्रयोग किनके चित्रकारी के लिए प्रयोग किया गया? इसमें जो जंगली जातियां थी, जैसे बनवासियों या दासियों या दासियों के चित्रकारी के लिए हरे रंग का प्रयोग किया जाता था। किसके? जो जैसे जो दास होते थे, बनवासी होते थे, आदिवासी होते थे, इनके जब चित्रांकन जहाँ कहीं भी किया गया है अजंता में, वो हरे रंग का प्रयोग किया गया है। इसके बाद अजंता की जो गुफा 17वीं है, 17वीं गुफा में एक चित्र प्रसादिका है जिसमें दर्पण में मुख देखती हुई स्त्री, दर्पण में मुख देखती हुई स्त्री, दर्पण में मुख देखती हुई स्त्री में भी हरे रंग का विशिष्टता के साथ प्रयोग किया गया है। विशिष्टता के साथ प्रयोग है। ठीक है। जो हरा रंग है इसे क्या कहा जाता था? इसे टेरावर्ट कहा जाता है। वनवासियों या दासियों का चित्रांकन इससे विशेष रूप से अजंता गुफाओं में किया गया है। और गुफा संख्या 17 में एक चित्र प्रसादिका है जिसे क्या कहा जाता था? दर्पण में मुख देखते हुई स्त्री। इसमें भी जो हरा रंग है इसका विशिष्टता के साथ प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही एक नोट लिखिए। और अजंता की जो 17वीं गुफा है, 17वीं गुफा में एक चित्र है महाहंस जातक। महाहंस जातक ये पूरे विश्व में अपने अनुपम वर्ण विधान के लिए विख्यात है। पूरे विश्व में अपने अनुपम वर्ण विधान के कारण
विख्यात है। ठीक है। गुफा संख्या 17 में कौन सा एक प्रसिद्ध चित्र है? महाहंस जातक, जो पूरे विश्व में अपने अनुपम वर्ण विधान के कारण विख्यात है। ठीक है। अब देखिए इसका विषय क्या है, कि जो अजंता की चित्रकारी की गई है इसका विषय क्या है? रीना लिए विषय, विषय ये विषय जो है अजंता के चित्रों का विषय है बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म में जो इसमें चित्र भी बनाए गए और इसमें जो होते थे जातक कथाओं का वर्णन भी किया गया है, तो इनका जो माध्यम, इसका जो विषय कहा जा सकता है, तो इनका विषय क्या है? बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म में जो जातक कथाएं हैं इनका वर्णन किया गया है और इनसे संबंधित जो चित्र किए गए हैं इनमें विभिन्न अलंकरणों का प्रयोग किया गया है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि इनका जो विषय क्या है वो कैसा है? अलंकरणात्मक, अलंकरणात्मक एवं वर्णनात्मक। ठीक है। एक भारतीय विद्वान हुए वाचस्पति गैरोला। कौन हुए? वाचस्पति, भारतीय विद्वान वाचस्पति गैरोला। कौन हुए? वाचस्पति गैरोला। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें, जो पुस्तक का नाम है भारतीय चित्रकला। भारतीय चित्रकला। इस पुस्तक में इन्होंने जो भारतीय जो अजंता की चित्रण विधान है, जो अजंता का चित्रण विधान है, इसके विषय हैं, इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया। इसका विषय जो है, विषय के 3 भाग बताए। किसने बताए? भारतीय विद्वान वाचस्पति गैरोला, जिनकी पुस्तक है भारतीय चित्रकला। 3 भाग बताए। पहला भाग है अलंकरणात्मक, अलंकरणात्मक। इसमें राक्षस, किन्नर, बानर, पुष्पलताएं आदि प्राकृतिक उपादानों का प्रयोग करके प्राकृतिक उपादानों का प्रयोग करके चित्रण किया गया है, प्रयोग किया गया है। और इसकी जो चित्रकारी के बहुत से कार्य किए गए, ये गुप्त काल में किए गए, गुप्त काल के समय तक किए गए। तो गुप्त काल में जो आलेखन की कला थी वो अपने चरमोत्कर्ष पर थी। इसलिए कुछ विद्वान ये मानते हैं कि अजंता जो है वो आलेखनों की खान है। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि अजंता जो है, अजंता आलेखनों की खान है, आलेखनों की खान है, क्योंकि आलेखन जो कार्य था ये गुप्त काल में अपने चरमोत्कर्ष पर था। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरा विभाजन इन्होंने किया है ये है रूप वैदिक। ठीक है। इसके अंतर्गत बुद्ध के जीवन मरण, आध्यात्मिक एवं धार्मिक जीवन के विभिन्न बोधिसत्वों का वर्णन किया गया है। बुद्ध के, इसके अंतर्गत किन चीज़ों का? बुद्ध के जीवन मरण, धार्मिक, आध्यात्मिक, विभिन्न बोधिसत्वों का अंकन किया गया है। ठीक है। रूप वैदिक में जो है इसमें अंकन है, बुद्ध के जीवन मरण, धार्मिक, आध्यात्मिक विभिन्न बोधिसत्वों का अंकन किया गया है। इसके बाद तीसरा है वर्णनात्मक। अब देखिए, सोचिए आप, वर्णन किन बातों का किया जाएगा? जातक कथाओं का, क्योंकि जातक कथाएं जो होती है बुद्ध के पूर्व जन्मों के इतिहास, पूर्व जन्मों की कहानियों को बताती हैं। ठीक है। जातक कथाएं क्या बताती हैं? बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ बताती हैं। इसमें देखिए इसका क्या है
इसके अंतर्गत बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कथाओं का वर्णन है। जातक कथाओं का वर्णन, कथाओं का वर्णन। आप लोगों ने जान लिया कि जातक कथाएं क्या होती हैं। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ होती हैं। तो जो कहानियाँ होंगी उनका वर्णन ही होगा, इसलिए इसमें वर्णनात्मक माध्यम भी है, क्योंकि कहानियाँ जातक कथाओं का वर्णन तो किया ही गया है। ठीक है, अब देखिए अजंता के भित्ति चित्र। हेडिंग डालिए क्या, अजंता के भित्ति चित्र। अजंता के भित्ति चित्र। अब अजंता के भित्ति चित्रों का निर्माण का जो क्रम है, इसमें 9वीं 10वीं के जो गुफा के जो चित्र हैं ये सब प्राचीन है। इसमें भी 10वीं गुफा के चित्र जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्राचीन है, इसको हम पहले बता चुके हैं। अब गुफाओं के निर्माण के क्रम में जो है वो 13वीं गुफा का निर्माण सबसे पहले हुआ। ठीक है, ये बातें पहले बताई जा चुकी हैं। अब आप अगर चित्र देख रहे हैं कि सबसे पहले किन गुफाओं में चित्र बने, कौन कौन से चित्र बने, तो हम वहाँ पर इसका वर्णन कर रहे हैं। अब आप गुफाओं के जो भित्ति चित्र हैं इनके बारे में देखिए। अब अजंता के भित्ति चित्रों को देखने के लिए कुछ विद्वानों ने इनकी प्रशंसा भी की है। एक विद्वान हुए लॉरेंस विलियम। इन्होंने अजंता की कला के बारे में लिखा कि अजंता की कला एशिया की कला में वही स्थान रखती है, एशिया की कला में वही स्थान रखती है जो यूरोप की कला में सियना एवं फ्लोरेंस रखते हैं। यूरोप की कला में सियना एवं फ्लोरेंस रखते हैं। सियना एवं फ्लोरेंस की जो चित्रकारी है, यहाँ ये वो भी एक यूरोप की एक फेमस जगह है जहाँ पर चित्रकारी के विभिन्न माध्यमों का प्रयोग किया गया है। जो स्थान यूरोप की कला में वो रखते हैं, अजंता का स्थान एशिया की कला में वही है। ठीक है, अब देखते हैं 9वीं गुफा के चित्र। हेडिंग डालिए 9वीं गुफा के चित्र। 9वीं गुफा के चित्र, सबसे पहले देखिए इसमें जातक कथाएं हैं। क्या है, जातक कथाएं यानी वर्णनात्मक विधान। कौन सा विधान, वर्णनात्मक विधान। अब जातक कथाएं कौन कौन से हैं, चलिए इस बात को देखते हैं। जातक कथाओं में पहली है चंपेय जातक। दूसरी है शंखपाल जातक। जातक कथाओं का जो है वो वर्णन, एक ही जातक कथाओं का वर्णन कई गुफाओं में किया गया है, इसलिए जातक कथाएं थोड़ा सा कम पूछी जाती हैं। जो स्पेशल होती हैं, जैसे जिनका वर्णन एक ही गुफा में हुआ है, या तो ऑप्शन में वही देगा दोनों में से एक गुफा, इसको आप थोड़ा ध्यान देकर याद करेंगे। और हमने बताया है किन किन गुफाओं में मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं पिछले वीडियो में, तो आप देखिए 9वीं गुफा में भी मूर्ति प्राप्त होती है। जातक कथाएं हो गई, ये हो गई जातक कथाएं। अब मूर्ति देखिए, 9वीं गुफा जो है इसमें नागराज की प्रतिमा प्राप्त होती है। नागराज की प्रतिमा किस गुफा में प्राप्त होती है, 9वीं गुफा में। अब कुषाणकालीन स्तूप का भी प्राप्त होता है। कुषाणकालीन स्तूप किस गुफा में मिला, 9वीं गुफा में। अब देखिए इसमें चित्र कौन कौन से प्राप्त होते हैं। चित्र, जातक कथाएं देख लिया, 9वीं गुफा की मूर्तियां देख लिया। अब चित्र देखिए, पशुओं का खदेड़ा या चरवाहों का दृश्य। पशुओं या चरवाहों का दृश्य किस गुफा में है, 9वीं गुफा में। दूसरा चित्र देखिए, नागराज अपने सेवकों के साथ
नागराज अपने सेवकों के साथ किस गुफा में? नवी गुफा में। तीसरा है उड़ती अप्सराएं। उड़ती अप्सराएं। उड़ती अप्सराएं जो चित्र है ये 17वीं गुफा में भी प्राप्त होता है। अप्सरा चित्र भी 17वीं गुफा में प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दोनों में से एक ही होगा, चाहे ऑप्शन में 9वीं गुफा होगा या 17वीं गुफा होगा। ठीक है। और ये एक चौथा चित्र है बैठी हुई स्त्री का चित्र। बैठी हुई स्त्री का चित्र। उसके बाद लिखिए पांचवा है पूजा के लिए जाता हुआ पुजारियों का दल। पूजा के लिए जाता हुआ पुजारियों का दल अब ये जो पुजारियों का दल जा रहा ना, इसमें 16 मानव आकृतियां बनाई गई हैं। 16 मानव आकृतियां जो पुजारियों के लिए दल जा रहा है 9वीं गुफा में चित्र में, उसमें कितनी मानव आकृतियां बनाई गई हैं? 16 मानव आकृतियां। इसके बाद देखिए 10वीं गुफा। 10वीं गुफा के चित्र। इसमें भी जातक कथाएं देखिए। एक जातक कथा का प्रयोग किया है श्याम जातक। श्याम जातक। विंसेंट स्मिथ ने इस चित्र का समय जो है 3री सदी बताया है। इस चित्र का समय किसके अनुसार? विंसेंट स्मिथ के अनुसार। स्मिथ के अनुसार क्या है? 3री सदी। और इसमें जो नायक है ना, उस नायक का शरीर जो है वो श्याम रंग से बनाया गया है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? श्याम जातक। इसकी विशेषता क्या है? श्याम जातक की जो नायक है उसका शरीर जो है वो किस रंग से बनाया है? श्याम जातक। अब इसके बाद देखिए खडंग जातक या खडंग या छदंत जातक। ये जातक कथा है और इसमें चित्रकों का भी प्रयोग किया गया है। ये किस गुफा में है? 10वीं गुफा में। इसमें स्तूप अर्चना के लिए जाता हुआ राजा का दल देखिए ये 10वीं गुफा का है। जो 9वीं गुफा में स्तूप अर्चना के लिए जाता हुआ पुजारियों का दल है, उसमें 16 मानव आकृतियाँ बनाई गई हैं। लेकिन स्तूप अर्चना के लिए जाता हुआ जो 10वीं गुफा में राजा का दल है, इसमें कितनी है? 10 मानव आकृतियाँ। 10वीं गुफा में कितनी मानव आकृतियाँ हैं? 10 मानव आकृतियाँ। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब लिखिए 16वीं गुफा के चित्र। क्या लिखें? 16वीं गुफा के चित्र। इस गुफा का जो निर्माण है क्या है? निर्माण 475 से 500 ईस्वी के इर्द गिर्द वाकटक के समय हुआ। वाकटक शासक हरिसेन के समय में हुआ। हरिसेन कौन से थे? वाकटक शासक थे। 475 से 500 ईस्वी के इर्द गिर्द हरिसेन के आमत्य थे। एक आमत्य माने इनके बुलाए द्वारा। आमत्य बराहदेव ने करवाया था। बराहदेव ने करवाया था। 16वीं गुफा का निर्माण किसने कराया था? हरिसेन जो वाकटक शासक थे 475 से 500 ईस्वी के इर्द गिर्द, इनके एक आमत्य थे बराहदेव। इन्हीं के द्वारा 16वीं गुफा का निर्माण करवाया गया था। और इस गुफा की कुछ विशेषता ये है कि इस गुफा के प्रवेश द्वार पर 2 हाथियों की प्रतिमा बनी है। क्या बनी है? 2 हाथियों की प्रतिमा है। हाथियों की प्रतिमा। और ऊपर जहाँ पर जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर 2 हाथियों की प्रतिमा बनी है और ऊपर नागराज की प्रतिमा। ऊपर जो है सिंहासनारूढ़
सिंहासनारूढ़ नागराज की प्रतिमा किस गुफा में है? सिंहासनारूढ़ नागराज की प्रतिमा किस गुफा में है? 16वीं गुफा पे, जहाँ पर प्रवेश द्वार पर 2 हाथियों की प्रतिमा बनी हुई है। और इसी गुफा पर प्रलगम्य पाद मुद्रा की मूर्ति भी बनी है। प्रलगम्य पाद मुद्रा की मूर्ति बनी है। और इसे क्या कहता है? चैत्य मंदिरम। ये क्या कहलाता है? चैत्य मंदिरम के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। अब देखिए जो 16वीं गुफा है, इसमें ज़्यादा कथाएं। मूर्ति हमने देख ली, कौन कौन सी मूर्ति दिखी? 2 हाथियों के प्रवेश द्वार पर 2 हाथियों की प्रतिमा बनी है, और ऊपर की तरफ नागराज की प्रतिमा बनी है, और उसी गुफा में प्रलगम पाद मुद्रा की मूर्ति बनी है, जिसे चैत्य मंदिरम कहा जाता है। इन बातों को क्लियर करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर जातक कथाएं कौन कौन सी हैं। क्या देखना है? जातक कथाएं। हम कौन सी गुफा देख रहे हैं? 16वीं गुफा, महा उमंग जातक। महा उमंग जातक। महा उमंग जातक। दूसरा सुत सोम जातक। सुत सोम जातक। तीसरा है हस्त जातक। हस्त जातक। हस्त जातक या सुत सोम जातक किस गुफा में प्रयोग किया गया है? 16वीं गुफा में। अब चित्र देखिए, चित्र को संबंधित कीजिए कि इससे कैसे संबंध है यहाँ पर। जैसे अभी देखेंगे चित्र, हम बता रहे हैं। चित्र यहाँ से प्रारंभ होता है। बुद्ध के जीवन की जो कहानियों के क्रम में ही चित्र भी दिखाया गया है। माया देवी का स्वप्न, पहला चित्र क्या है? बुद्ध की माता थी माया देवी का स्वप्न। इन्होंने एक स्वप्न देखा। इस चित्र में जब स्वप्न देखा तो बुद्ध का जन्म हुआ। बुद्ध का जन्म, माया देवी का स्वप्न, बुद्ध का जन्म। बुद्ध का जन्म के बाद 7 पग चलने की कथा, 7 पग चलने की कथा। बुद्ध की पाठशाला, बुद्ध का जन्म हो चुका है तो पाठशाला में जाएंगे, तो क्या हो आएगा? बुद्ध की पाठशाला। किस गुफा का चित्र है? 16वीं गुफा का, बुद्ध की पाठशाला। अब जब पाठशाला में जाएंगे तो कुछ ना कुछ विद्या सीखेंगे, तो इन्होंने बुद्ध का धनुर्विद्या का अभ्यास, धनुर्विद्या का अभ्यास, ठीक है। ये पाठशाला गए तो अभ्यास किए। अब जब धनुर्विद्या का अभ्यास कर लिए महात्मा बुद्ध, तो उनके जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। अब वो आगे गृहस्थ आश्रम में जब घर पे आए तो वो समाज को देखना प्रारंभ किए। जो समाज में निकले, ग्रामीण क्षेत्रों में निकले, अपने राज्य में निकले, तो उनके जीवन के उनके सामने 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। क्या है? उनके जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक है। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, और जब घटनाएं हुई तो उनके ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने गृह त्याग किया। बुद्ध का गृह त्याग, देखिए आप इसको संबंधित कीजिए कि जब जीवन में ऐसी घटनाएं हुई, बुद्ध ने क्या किया? गृह त्याग दिया। उसके बाद देखिए आषाढ़ में गौतम की तपस्या, गए फिर तपस्या करने लगे। सुजाता की कथा, उसके बाद क्षेत्र में निकले, सुजाता ने उन्हें खीर खिलाया। गौतम की तपस्या, ये तपस्या कब हुई थी? आषाढ़ में, ठीक है। उसके बाद सुजाता की कथा, ठीक है। अब सुजाता का खीर ग्रहण करना, उनकी कथा हुई और इससे संबंधित चित्र बने। सुजाता का खीर ग्रहण करना, सुजाता का खीर ग्रहण करना,
इसके बाद राजगृह की गलियों में भिक्षा के लिए बुद्ध। अब ये आए भिक्षा के लिए राजगृह के गलियों में भिक्षा के लिए बुद्ध। ठीक है। नंद की दीक्षा मरणासन राजकुमारी। बुद्ध ने गृह त्याग किया। किस गुफा में किया? 16वीं गुफा में। और जब गृह त्याग करेंगे तो राजकुमारी की स्थिति खराब हो गई, तो यहाँ पर आ गई मरणासन राजकुमारी। ठीक है। ये कहाँ मिला? 16वीं गुफा में। अब बुद्ध का दूषित स्वर्ग में अवतरण। इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, इन्हें स्वर्ग की प्राप्ति जैसा प्रतीत होने लगा, तो दूषित स्वर्ग में अवतरण हुआ। राजकीय शोभा यात्रा। हमने 16वीं गुफा के चित्र को देखा। अब इनको जैसे हम संबंधित करते हुए लेके आए हैं एक दूसरे को, अब देखिए 17वीं गुफा में भी इन चित्रों के संबंध का क्या प्रभाव पड़ता है। क्या ये जो चित्रों की कहानी टाइप चल रहा है कि ये गृह त्याग किए, ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, शिक्षा कैसे प्राप्त हुई, बुद्ध की पाठशाला क्या है, उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। ठीक है। अब देखिए अगर हम 17वीं गुफा के चित्रों के बारे में बात करते हैं, तो इसके जो निर्माण था ये बराहदेव द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? बराहदेव द्वारा। और इसमें सर्वाधिक 31 चित्र प्राप्त होते हैं। इस गुफा में कितने चित्र प्राप्त होते हैं? 31 चित्र, जो अजंता की सभी गुफाओं में सर्वाधिक चित्र हैं। इसीलिए सर्वाधिक चित्र प्राप्त होने के कारण ही इसे रंगशाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंगशाला। अब देखिए इसकी कौन कौन सी जातक कथाएं प्राप्त होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जातक कथाएं। इसमें महाहंस जातक, अब यहाँ पर देखते हैं कि जो जातक कथाएं हैं कौन कौन सी जातक कथाएं हैं। तो सबसे पहले है महाहंस जातक। कौन सी कथा है? महाहंस जातक। उसके बाद प्राप्त होती है मृग जातक। कौन सी कथा? मृग जातक। इसके बाद जो जातक कथा है वो कौन सी है? महाकपि जातक। ठीक है। रुद्र मृग जातक, मातृ पोषक जातक। ठीक है। कच्छ जातक। कौन सी जातक कथा है? कच्छ जातक। मत्स्य जातक, बेशांतर जातक, सिंहलवादन जातक, महावलस्य जातक, ये सभी जातक कथाएं प्राप्त होती हैं इसमें। इसके बाद एक जातक कथा है खड़ंग या छतंग जातक, जो 10वीं गुफा में भी प्राप्त होता है। इसलिए जातक कथाएं जो होती हैं उसमें से एक ही ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें ये प्राप्त होती है। चित्र ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। अब देखिए कि ये चित्र कौन कौन से प्राप्त होते हैं 10वीं गुफा के चित्र। ठीक है। वहाँ पर हमने क्रम देख लिया कि 10वीं गुफा में क्या क्या होता है। तो वहाँ की गलियों में जो भिक्षा मांगते हुए बुद्ध कहाँ पर दिया? 16वीं गुफा पे। लेकिन भिक्षुक रूप, जो बुद्ध का भिक्षुक रूप के नाम से अगर आए तो 17वीं गुफा का चित्र है। बुद्ध का भिक्षुक रूप। देखिए थोड़ा डिफरेंस करके अंतर कर दिया गया है इन गुफाओं के चित्रों में। आप देखिए जब भिक्षुक के रूप में आए तो ये माता पुत्र राहुल का समर्पण किया। राहुल का, पत्नी ने इनकी, बुद्ध की, अपने पुत्र राहुल का समर्पण किया। राहुल का समर्पण किस गुफा में मिलता है? गुफा संख्या 17 में। अब इसीलिए यहाँ पर माता पुत्र भी दिखाया गया है। माता पुत्र चित्र किसमें है? गुफा संख्या 17 में। राहुल का समर्पण किया, किसमें किया? जब भी भिक्षुक के रूप में आए तो माता पुत्र एक साथ इनके सामने आए और इन्होंने अपने पुत्र राहुल का समर्पण किया, इसलिए ये चित्र राहुल समर्पण दिखाया गया है। 7 मानवीय बुद्ध, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है 7 मानवीय बुद्ध। 7 मानवीय बुद्ध। जो 8वां है दुग्ध पान कराती हुई स्त्री। 5वां दुग्ध पान कराती स्त्री। दुग्ध पान कराती हुई स्त्री। नंदलाल बसु ने इस चित्र को प्रकाशित किया था। किसने? नंदलाल बसु ने इस चित्र को प्रकाशित किया था। प्रसादिका या दर्पण में मुख देखती स्त्री। अप्सरा चित्र इसी में प्राप्त होता है। किसमें? लिख लीजिए,
छठवां, प्रसादिका या दर्पण में मुख देखती स्त्री। ठीक है, अप्सरा चित्र इसी में प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए एक चित्र प्राप्त होता है अप्सरा। ठीक है, उड़ती हुई अप्सराएं, गंधर्व या इंद्र का अंकन, इंद्र का सुरापान, डकनियों का युद्ध, डकनियों के नीलगिरि हाथी का दमन। क्या है नीलगिरि हाथी का दमन, लिख लीजिए, हम लिख नहीं रहे हैं। जलपोत का डूबना, बुद्ध की धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, संसार चक्र या सृष्टि का दर्शन किस गुफा में दिखाया गया है? 17वीं गुफा में। राज दरबार का दृश्य दिखाया गया है, बुद्ध का एकाक्षी भुज के रूप में दिखाया गया है। ये सभी हो गए 17वीं गुफा के चित्र। अब लिखिए दूसरी गुफा के चित्र। किसके? दूसरी गुफा के चित्र। अब ये देखिए दूसरी गुफा के जो चित्र हैं और पहली गुफा के चित्रों में थोड़ा कहीं के अंतर है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनको याद रखना है कि पहली और दूसरी गुफा के चित्रों से भी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं। तो लिखिए सबसे पहले जातक कथाएं, हम बोल दे रहे हैं वैसे। जातक कथाएं, कौन कौन सी जातक कथाएं इसमें प्राप्त होती हैं? हंस जातक, हंस जातक, शांतवादी जातक, शांतवादी जातक, पूर्ण वेदांत जातक, रूप जातक, विदुर पंडित जातक, ये सभी जातक कथाएं इसमें प्राप्त होती हैं। उसके बाद देख लेते हैं दूसरे गुफा जो है इसके चित्र। दूसरी गुफा के क्या हम देखें? चित्र। चित्र किस गुफा के चित्र हम देख रहे हैं? दूसरी गुफा के। कौन कौन से? सहस्र बुद्ध, सहस्त्र, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं काफ़ी। सहस्र बुद्ध या 1000 बुद्ध किस गुफा में प्राप्त होते हैं? दूसरी गुफा में। सर्वनाश, एक चित्र है सर्वनाश, किस गुफा का चित्र है? दूसरी गुफा के। इम्पोर्टेंट, इसको याद रखिएगा। तीसरा, सुनहरे मृग की कथा, सुनहरे मृग की कथा। 3 नेत्रों वाले ये इंद्र, 3 नेत्रों वाले इंद्र, 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी इसी में प्राप्त होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 5वां, 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी या सुंदरी, 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी, झूला झूलती राजकुमारी। 6ठा है झूला झूलती राजकुमारी। 7वां है पूर्णांक इंद्रावती की कथा, पूर्णांक इंद्रावती की कथा। ये हो गया। अब देखिए पहली गुफा के जो चित्र हैं, क्या देखना है हमको? पहली गुफा के चित्र। पहली गुफा के चित्र। देखिए पहली गुफा में कौन कौन से चित्र प्राप्त होते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जातक कथाएं, बोल दे रहे हैं जातक कथाएं कौन कौन से हैं। शिव जातक, शिव जातक किस गुफा में प्राप्त होता है? पहली गुफा में। दूसरा है शंखपाल जातक, शंखपाल जातक चित्र किस गुफा का है? दूसरी गुफा का। तीसरा है चंपे जातक, चंपे जातक, महाजनक जातक, महाजनक जातक, महाजनक जातक जो चित्र है ये भी पहली गुफा का चित्र है। अब देखिए जो इसके चित्र प्राप्त होते हैं जातक कथाएं वो थी। ये चित्र को आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए पहली गुफा के जो हमने चित्रों को बनाया है, सहस्रबुद्ध, सर्वनाशा, सुनहरे मृग की कथा, 3 नेत्रों वाले इंद्र, 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी, झूला झूलती राजकुमारी और पूर्णांक इंद्रावती की कथा। अब देखिए यहाँ के जो चित्र होते हैं ये है मार विजय,
कौन सा है? मार विजय, अज्ञात कथा, युगल गंधर्व। किस गुफा के चित्र हैं? मार विजय किस गुफा का है? पहली गुफा का। युगल गंधर्व पहली गुफा का। काली राजकुमारी इंपॉर्टेंट है। काली राजकुमारी किस गुफा का चित्र है? पहली गुफा का चित्र है। इसको आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुलाबी हाथी, कौन सी हाथी? गुलाबी हाथी। गुलाबी हाथी चित्र किस गुफा का है? पहली गुफा का। वृषभ द्वंद, वृषभ द्वंद। चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या, काफी इंपॉर्टेंट है। चींटियों की पहाड़ पर सांप की तपस्या, सांप की तपस्या। इन चित्रों को आप याद रखिएगा। चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या। नृत्य वादन किस गुफा में प्राप्त होता है? पहली गुफा में। ईरानी दूत, पुलकेशिन द्वितीय। यहाँ पर दो काफ़ी इंपॉर्टेंट चित्र हैं जो पूछे जाते हैं, 2-3 चित्र। वो है वज्रपाणी, पद्मपाणी और बोधिसत्व। वज्रप्राण के दृश्य में मुकुट में सर्वाधिक अलंकरण का प्रयोग किया गया है। इसमें जो है मुकुट ज़्यादा अलंकृत है, अलंकृत मुकुट का प्रयोग किया गया। और जबकि पद्मपाण का जो दृश्य है, पद्मपाण का दृश्य है, इसमें जो होता है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात की गई है। किसकी? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात की गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, कुछ गुफाओं में और भी चित्रकारी प्राप्त होती है। जैसे 6वीं गुफा की अगर हम बात करें, इसमें भी भिक्षु अंकन, केश संस्कार, द्वारपालंकन आदि चित्र प्राप्त होते हैं। 11वीं गुफा में भी कुछ है। लेकिन जैसे अगर अजंता पर हम कला आचार्यों का कथन की बात करें, तो कला समीक्षक ग्लैडस्टोन सालमन ने विश्व में ऐसा बताया है कि जो नारी सौंदर्य है, इसको काफ़ी आदर्शवादिता के साथ अजंता की गुफा में प्रस्तुत किया गया है। क्या किया गया है? आदर्शवादिता के साथ। और इसके अलंकरण जो किए गए, इसमें काफ़ी सौंदर्यता के साथ दिखाया गया है। और इसकी शैली जो है वो समन्वयात्मक है। कैसी है? अजंता की जो शैली है, समन्वयात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जैसे अब आज अजंता की गुफा समाप्त हुई। अब इससे संबंधित हम पूरा जो भी कन्फ्यूजेज क्वेश्चन होते हैं, जो बच्चों को कन्फ्यूज करते हैं, उससे संबंधित हम पूरा क्वेश्चन लेके आएंगे। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी प्राप्त हो। धन्यवाद।